मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم। सूरह अल-आराफ की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चाँद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह पैदा फरमाता है और हर गम से खलासी फरमाता है। जहाँ से उसे गुमान ही नहीं होता रोज़ी देता है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है।
बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आवर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. Questions number 19, deferred during 15th session, please. The answer be taken as read. Supplementary पूछे। Thank you. Sir, my question is that the Ministry of Energy to please to state whether in fact Saudi Arabia has investment in Recordec. Sir, Recordec हमारा एक बहुत ही वाइटल मंसूबा है कॉपर और गोल्ड का निकालने का, जो बलूचिस्तान में उसके कंफर्म रिजर्व तकरीबन $60 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक हो सकते हैं, और वो सऊदी अरेबिया उसमें इंटरेस्टेड था। इस वक्त जो रिकोडेक की कंपोजिशन है उसमें 50% जो है वो बैरिक गोल्ड बाहर की एक कंपनी है कैनेडियन, और बाकी 50 में 25% बलूचिस्तान के और 25% फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। फेडरल गवर्नमेंट उन अपने 25% में से 10% शेयर सऊदी अरब को, या सऊदी अरब 10% शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। सवाल पूछें। सवाल मेरा सर ये है कि SIFC इस सिलसिले में एक बहुत फाल किरदार अदा कर रही है। अभी मिनरल समिट हुई थी तो उसमें भी सऊदी अरब के जो मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने मिनारा मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट साइन करे हैं। हम ये मालूम करना चाहते हैं मिनिस्टर साहब से कि रिकोडेक का ये मंसूबे में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी यकीनी है, क्योंकि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के बगैर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो लागत दरकार है वो फंड्स हमारे पास नहीं है। ये भी प्रोजेक्ट
वैसे ही रहेगा। थैंक यू सो जी मच। शुक्रिया। मियां खान बुगटी साहब। सर प्लीज़ माइक खोलें सर। शुक्रिया सर। मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। इसमें सर जो सऊदी अरब मालिक हैं, इसमें रेकोडेक में जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, इसमें अभी तक कोई फाइनल स्टेज पे नहीं हुआ है सर। दोनों टीमें आपस में मीटिंगें कर रहे हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरबिया रेकोडेक प्रोजेक्ट में अभी तक 2 मीटिंगें हुई हैं। इसमें अभी तक फाइनल कोई स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं सर। तो इसमें सर जब तक ये फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे तो तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी 2 मीटिंगें हुई हैं। तो इसमें जब फाइनल स्टेज पे पहुँचेंगे फिर इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगा वो हम इंशाल्लाह बता देंगे। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब। जी इस पे पूछना चाह रहे हैं? जी शगुफ्ता जुमानी साहबा का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जैसा कि हम सबको मालूम है कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो बहुत क्लोज़ हैं और ये मंसूबा बहुत ही अहमियत के हामिल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब ने भी ये फरमाया कि अभी सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं, तो इसमें कितना टाइम दरकार है इनके लिए कि ये चीज़ें जो है फाइनल हो जाए, क्योंकि ये जो क्रेडिट है वो मौजूदा हुकूमत को जाता है। और जब गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये रहा है हमेशा कि जब गवर्नमेंट्स चली जाती हैं, सियासी गवर्नमेंट चली जाती है, तो वो प्रोजेक्ट्स जो है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी डस्टबिन में या किसी ऐसी नज़र पे चढ़े कि जिसको बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए टाइम कितना दरकार है? टाइम कितना दरकार है बुगटी साहब? टाइम कितना दरकार है? इसमें सर देखें टाइम पीरियड तो हमको कबल इस वक्त कोई नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिहाजा पाकिस्तान की अपने मफाद में ये मीटिंगें तो ज़ाहिर है इसकी मफाद में है, ये तो जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं, लेकिन मुल्की हालात की वजह से कहीं डिले भी हो सकते हैं सर। तो जब तक टाइम पीरियड होगा तो हम इंशाल्लाह साहिबा को बता देंगे सर। थैंक यू। शुक्रिया। असद न्याजी साहब ऑन सप्लीमेंट्री। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर साहब। सर मेरा क्वेश्चन जो है ये रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है ये पिछले 25 साल से लिंगर ऑन हो रहा है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट में नंबर 1 क्या स्मेल्टर जो है आर वी कंसिडरिंग टू पुट इट हेयर और दे विल टेक इट अब्रॉड। सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन का है कि वहां से क्या वो ट्रांसपोर्टेशन गवादर के थ्रू लेके जाएंगे या पोर्ट कासिम के थ्रू लेके जाएंगे? जी शुक्रिया। जी बुगटी साहब। सर इसमें यह है कि पोर्ट कासिम पोर्ट में भी ले जा सकते हैं सर। अभी तक ये जो ट्रांसपोर्ट का मामला है सर, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें यह है कि कोर्ट कासिम के पास भी ले जा सकते हैं सर और दूसरी रास्ते से भी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ें जब ये होगा सर तो वो हम उसी टाइम बता देंगे कि अभी ट्रांसपोर्ट कोर्ट कासिम में ले जा रहे हैं या किसी और रास्ते से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालातों की वजह से सर रास्ते थोड़ा मुख्तलिफ भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बलूचिस्तान के हालात भी आप लोगों के सामने हैं, तो ये चीज़ें हैं सर। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अबरार अहमद साहब। नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 87। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब स्पीकर ये इस क्वेश्चन में खुद भी इकरार कर रहे हैं इस बात का कि जो मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करने वाली प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये पैसे लेती हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके नाम लूँ, इन्होंने लिखे हैं। ये सर ऑफिशियली फ़ीस जो है वो 100-400 होती है, ये 40-40 हज़ार रुपये लेते हैं। और सर और आपको
इस माफिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा या कोई इनविटेशन आ जाता है तो ये जो कंपनीज जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट है, जनाब स्पीकर, 2-2 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए पे ये उनको प्रायोरिटी पे फिर डेट्स देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तमाम उन पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क जाते हैं उनका भी, और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनका इशू है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सवाल और जवाब के तक ना छोड़ा जाए, इसको लाने का मकसद ये है कि ये इशू हाईलाइट हो और इस इशू का कोई हल निकले, ताकि इससे बहुत सारे लोग सर मुतासिर होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, वो बेचारे यहाँ पर फिर अपने अजीज़ व अकाबिर या अपने ताल्लुक़ वालों को फ़ोन कर रहे होते हैं कि इस मसले से जान छुड़ाया जाए। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा इशू है, और मुफा से ये अगर इसको सीरियस नोट पे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत दुआएं देंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू के हवाले से सवाल पूछा है वो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है अभी आपने देखा है कि मुल्क की तारीख में सबसे पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया, और उसमें जो हमारे ओवरसीज़ तशरीफ़ लाए पूरी दुनिया से, उनकी कमिटमेंट, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान को जो ज़र तरसीलात आती हैं उनमें इजाफ़ा इस बात का सबूत है कि आज मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ की फैसिलिटेशन के लिए तमाम काम कर रही है और मज़ीद भी किया जाएगा। जिस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से ऑनरेबल मेंबर ने बात की है, अपोस्टाइल प्रोसेस जो है, सर ये एक ऐसा मॉडर्न प्रोसेस है कि जो कि दुनिया में जदीद तरीन ममालिक में अपनाया गया। जब भी हमारे जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी मुकीम हैं उन्हें किसी तरह के भी सर्टिफिकेट्स, उनकी डिग्रीज़, उनकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, स्टैम्प पेपर्स हैं और उनके निकाहनामा, उनकी बहुत सारी और डॉक्यूमेंट्स, जब उनकी अटेस्टेशन के हवाले से पहले मैनुअल चीज़ें की जाती थी और उनमें बहुत सारी ऐसी शिकायत थी जिसके हवाले से अभी ऑनरेबल मेंबर जो है ये बात कर रहे हैं। ये सर्विसेज जब से हमने शुरू की हैं, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ये सर्विसेज जो है उनका इनेकाद पूरी दुनिया में किया गया और पाकिस्तान उसका बाकायदा मेंबर बना। और अब इनको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो अभी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ्राहम कर रहे हैं। नंबर 1 सर कोरियर कंपनीज़ हैं, उसके हवाले से मैं डिटेल में बात करूँगा। नंबर 2 ये कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो हैं बराह रास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है या कोई भी अप्लाई करता है जिसका वीज़ा पाकिस्तान में लगा हो, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं जिसमें किसी तरह की घपले की या किसी तरह की ब्लैकमेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी चीज़ है सर कि वॉक इन, जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एफिडेविट्स वगैरह, बयान अल्फी वगैरह, पावर ऑफ अटॉर्नीज़ वगैरह, तो वो वॉक इन होते हैं। और बाकी ये जो कहा गया कि कोरियर कंपनीज़, इस तरह की इक्का दुक्का शिकायत तो मौसूल हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस नोयत की नहीं है जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि लाख 2 लाख या ये तमाम तर जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे पोर्टल पर मौजूद है। हम इनको अपडेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह आप बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रब्ता कर सकते हैं ताकि बीच में अगर कोई बैरियर हो तो उसे बाईपास किया जा सके। शुक्रिया सर। जी नूर आलम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल होगा कि पाकिस्तान के ओवरसीज़ के जितने भी वो हैं, जब अभी हिंदुस्तान के साथ जंग हुआ तो पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम या पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज़ में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने पार्टियों को साइड पे रखकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा वहाँ पे एहतजाज किया, चाहे न्यू
जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है बुनियादी तौर पर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे हटके है, लेकिन मैं उनकी कौमी जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा अकॉर्डिंगली। सर, सबसे पहले जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ओवरसीज़ को आप वोटिंग का राइट कब देंगे, तो मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करता हूँ कि वोटिंग का राइट उनके पास मौजूद है। जितने हमारे ओवरसीज़ जो ड्यूअल नेशनल्स हैं दे कैन वोट, और जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन आता है वो आते हैं, वोट डालते हैं। बाकी अगर आपने दूसरी जो आपने बात की वो आपने ये फरमाया कि उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट में रिप्रेजेंटेशन कब देंगे, तो उसके लिए सर वो फैसला ऐवान ने करना है, गवर्नमेंट का फैसला नहीं है। आप आएँ, बैठें, इसके ऊपर बैठ के बात करें, हम इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको चाहें कमेटी तरतीब दे दें, अपोजिशन बैठे, गवर्नमेंट बैठे, और जो आपने मौजूदा जो पाकिस्तान और इंडिया की जो तनाव था और जंग में जो ओवरसीज़ का किरदार रहा है और जिस तरह उन्होंने कौमी वहदत का सबूत दिया, पूरी दुनिया में जिस मुल्क में हमारे को 1 करोड़ से ज़ायद ओवरसीज़ मौजूद हैं, उन्होंने वतन के साथ जिस मोहब्बत का सबूत दिया और जो पैगाम वहाँ से भेजे वो लायक तहसीन है और हम उन्हें उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जी शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, सप्लीमेंट्री। टॉपिक है उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, लेकिन ऑनरेबल मेंबर ने जो पहला हिस्सा है उनके सवाल का वो स्पेसिफिक उनके हल्के से मुतल्लिक़ है, तो मैं इंशाल्लाह ताला मेंबर के साथ बैठ जाऊंगा और इनके जो कंसर्न्स अपने हल्के के हवाले से हैं वो मुतल्लिक़ा फोरम तक इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी और जो हमारा ये कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक भी, तो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात सर, जो उन्होंने डिपोर्ट करने की बात की है, तो डिपोर्ट वही ओवरसीज़ होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, जिनका स्टे वैलिड नहीं होता, या वहाँ वो किसी इलीगल एक्टिविटी में अनफॉर्चुनेटली मुलव्वस होते हैं। ओनली दोज ओवरसीज आर रिपेट्रिएटेड, अदरवाइज कोई ऐसा पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है इलीगली कोई किसी को डिपोर्ट कर सके। शुक्रिया। डॉक्टर मेरीन भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और आपको पता है कि रेमिटेंसेस के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें आपको पता है कि हमारी यूथ मुल्क के अंदर 65% है और बहुत सारे हमारे लेबर तबका है जो मुल्क से बाहर जाना चाहता है और अपना रोल प्ले करना चाहता है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिनिस्ट्री का ये रोल है कि वो उनको फैसिलिटेट करें। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो ये हाउस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो ओवरसाइट उनका रोल है उससे जो है इस वक्त तक उनका चेयरमैन मुंतखब नहीं किया गया। तो सर ये कोई 6 महीने गुजर गए हैं, हम लगातार एज अ मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमेटीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाउस में भी और रिक्वेजिशन भी डाली है। अब अंदरूनी मामला क्या चल रहे हैं कि पीटीआई वाले किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, सर उससे आम बंदा आपका ओवरसीज ये सब सफर कर रहे हैं। आ गया सवाल, तो मुझे जी सवाल आ गया, अब तकरीर नहीं होगी ना, 2 और लोग हैं सवाल के। जी खोलें मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर प्लीज बता दें कि ये कब कमेटी बनने जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, कब कमेटी बनेगी प्लीज जरा ब्रीफली सवाल करें, ब्रीफली जवाब दें तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो हो सके। माय बेस्ट टू बी प्रिसाइज एंड शॉर्ट सर, मैं अभी भी इसका बड़ा प्रिसाइज आपको जवाब दूंगा। सर ये बड़ा पर्टिनेंट इशू है जिसके हवाले से ऑनरेबल मेंबर ने बात की है। सर ओवरसीज जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कमेटी है और उसकी अहमियत को समझते हुए फिल फॉर इसके इलेक्शन कराए गए जब हमारा ये इलेक्शन 2024 हुआ, और उसके जो चेयरमैन हैं वो जनाब जुनैद अकबर खान साहब MNA वो मुंतखब हुए।
लेकिन जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ तो अपोजिशन ने यह फैसला किया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो जुनैद अकबर खान होंगे। तो उनका चेयरमैन PAC बनने की वजह से ये सीट खाली हुई और अभी ये स्टैंडिंग कमेटी अपोजिशन के पास है, फैसला इन्होंने करना है। लेकिन मैं अवान में आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि विदिन 1 वीक अगले जुमे तक अगर अपोजिशन ने जो भी फैसला किया, जो उनकी गाइडेंस हुई, अगले जुमे तक इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम करा देंगे। शुक्रिया। मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा साहब। शुक्रिया सर। हाँ, इसके बाद सर मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में हमें बताया कि 5 कंपनीज़ हैं जो कि ये काम अंजाम देती हैं पोस्टल की, इसमें मल्टीनेशनल भी हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है सर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसी जगहों पे भी पार्सल्स पहुंचाता है और COD की खिदमत अंजाम दे रहा है। तो इसके अंदर हमारा अपना जो नेशनल पोस्ट ऑफिस है वो शामिल क्यों नहीं किया इन्होंने? जी, नेशनल पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं शामिल किया गया? डॉक्टर साहब। सर ये एक ओपन टेंडर और बिडिंग प्रोसेस के तहत इन कंपनीज का इंतखाब किया गया है और मैं ये तो इससे वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने बात की है इंशाल्लाह ताला, तो मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके नोटिस में लाएंगे हम यकीनन। शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब। ऑनरेबल मेंबर ने बात की है वो वाकई एक बहुत बड़ा इशू है और उस हवाले से हमारी तमाम जो एजेंसीज़ हैं, इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का अपना एक रोल है, हमारे पासपोर्ट डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है, FIA का सबसे बड़ा रोल है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से आपने देखा होगा कि दुनिया के अभी पिछले दिनों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारी पाकिस्तान के वो लोग जो इलीगल तरीके से दूसरे ममालिक में और ख़ास तौर पर यूरोप कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे थे, कश्तियाँ भी डूब गई और बहुत सारी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। वहाँ पे बड़ा मैसिव लेवल के ऊपर क्रैकडाउन पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हुआ है जो इन एक्टिविटीज़ में मुलविस थे। और दूसरा आपने क्या कहा था सर, दूसरा पार्ट जो है जी, दूसरा सर जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि मामूली नौइयत के केसेस में पाकिस्तानी जो है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी देखिए सिर्फ अगर सऊदीया में देखें तो हमारे 15,000 से ज़ायद तकरीबन पाकिस्तानी उनकी जेलों में है, जो सबसे बड़ी तादाद है और उसमें कोई यूनियस क्राइम्स भी हैं और कुछ मामूली नौइयत के जराइम भी हैं। सर हमारी जितनी भी पाकिस्तान की एम्बेसीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर जो है उसकी तैनाती होती है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि ओवरसीज़ के तमाम मसाइल को वहाँ पे वो देखे और उन्हें हल करे। और उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जितने लोग हमारे जेलों में हैं उन्हें लुक आफ्टर करना, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना, अगर उनका कोई थोड़ा फ़ाइन है वो अदा करके उन्हें जेलों से रिहा कराना और फिर उसके बाद जब वो रिहा होते हैं उन्हें यहाँ पे रिपेट्रिएशन में अगर वो आते हैं तो उनकी पूरी मदद करना, उनके लिए टिकट अरेंज करना और सारी सहूलियात वहाँ पहुँचाना। तो रेगुलर विजिट्स जेलों में हमारे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स दे रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को। शुक्रिया। May I have the attention of the House? The honourable members are being informed that the students and faculty members of the Government Girls Degree College, Haripur, are sitting in visitors gallery. We welcome them. The next question, Dr. Shazia Sobia Sahiba. Thank you, sir. Question number 88. Answer be taken as read. Supplementary. जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है सर, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे जो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन हैं वो एक्टिंग चार्ज पर हैं और उनका इलेक्शन कब होगा कि वो प्रॉपरली कोई चेयरपर्सन आए और इन सारे इश्यूज़ को देखें और काम कर सकें। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ख़वातीन आज भी वायलेंस का शिकार हैं, जायदाद में शरई हिस्सा ना मिलने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं और हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस के इश्यूज़ अभी भी हैं और बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो उसके लिए क्या मिनिस्ट्री जो है उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है और नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन उसके लिए क्या पॉलिसी बना रही है? जी मोहतरमा सबा सादिक।
शुक्रिया जनाब स्पीकर। बड़ा इनका रेलेवेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर यकीनन बात भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन हमारी आबादी का निफ्स हिस्सा है और उनके बहुत राइट्स हैं हमारे आइन में, हमारे कुरान और सुन्ना में और हमारे पाकिस्तान के कवानीन में। सर, NCSW की चेयरपर्सन का पहला इनका क्वेश्चन था, उसके लिए जो है समरी मूव हो गई भी है और एक चेयरपर्सन जो है वो अभी इंटरम बेसिस पे काम कर रही हैं और इस इदारे का काम चला रही हैं और जल्द ही नई तैनाती जो है वो इंशाअल्लाह मंजूर हो जाएगी। और फिर प्रॉपर जो बोर्ड है वो भी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं और जो काम है वो प्रोसेस में चल रहा है, मगर जो बाकायदगी के साथ एक चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट है वो इंशाअल्लाह जल्द ही जो है वो हो जाएगी। उसमें शॉर्ट लिस्ट भी हो गए और नाम आगे चले गए हैं अथॉरिटीज़ को अप्रूवल के लिए। सर, इनका दूसरा सवाल जो है यकीनन उसके ऊपर हम सब खवातीन जो हैं वो एग्री करती हैं। देखिए, NCSW का काम जो है वो बहुत लार्जर स्केल के ऊपर है और होना भी चाहिए। मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर को और इस ऑगस्ट हाउस को ये अपनी जो है इंफॉर्मेशन शेयर करती जाऊं कि इस इदारे का काम खवातीन का हर लिहाज से जो है अपलिफ्ट करना है, उनके मसाइल को एड्रेस करना है, ख्वाह वो उनके जायदाद के हकूक़ में हिस्सा हो। सर, दूसरा उनकी वायलेंस किसी किस्म का हो, वर्क प्लेस हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, उनका किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनके राइट्स को महफूज करना हो। इसके लिए मैं ऑनरेबल मेंबर को बताती चलूँ कि तमाम इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ की बाकायदगी के साथ मीटिंग हेड करना इस इदारे का काम है और ये इस इदारे के साथ तमाम हमारे प्रोविंसेस बैठ के अपना डाटा शेयर करते हैं और फिर इसके बाद इनके जो एक कंपोनेंट जो मैंने देखा वो है इनकी अवेयरनेस प्रोग्राम का, खवातीन तक ये आगाही जाना। और अभी भी मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि ये अभी कम है, इस इदारे की तशहीर मज़ीद होनी चाहिए कि आम औरत तक ये बात पहुँचे कि हमारी हुकूमती सतह पे एक इदारा मौजूद है जो खवातीन के मसाइल को, खवातीन के ख़िलाफ़ होने वाले हर किस्म के तशद्दुद को एड्रेस करता है। और सर, हमारी हेल्पलाइन है ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की, उस हेल्पलाइन से जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं ये इदारा उनको एड्रेस करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। Thank you very much, Speaker Saab. One of the first questions that we raised in our gender mainstreaming, newly constituted gender mainstreaming committee was the fact that since many months the position of the chairperson for the National Commission on Status of Women is vacant. जनाब स्पीकर, ये मसला हुकूमत में अटका हुआ है। मेरे ख्याल से वज़ीर साहब खुद आके स्पेसिफिकली बताएं कि क्या वजह है कि इतने माह के बाद भी ये पोजीशन जो है वेकेंट है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। द सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। जब हमने डेटा एग्जामिन किया फेडरल गवर्नमेंट का तो पता चला कि फेडरल गवर्नमेंट में ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट की शरह 5.26% है जनाब स्पीकर। वी आर 50% इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट हम वफाकी हुकूमत में देखें तो 5.26% है। प्लीज़ कैन द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन्फॉर्म अस what concrete steps are being taken to at least ensure a minimum quota of 10% as far as women are concerned. Thank you. शुक्रिया जी। माइक खोलें। सभा साजिद point out the exact figure about the women employment in the federal government's quota. I'm not aware about it, how many women are engaged in the government sector. I will, sir, definitely give you the exact data before the honorable member as well. मगर इसका जो असल काम है तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये इंश्योर करवाना कि ख़वातीन का जो हक है उनको एम्प्लॉयमेंट में बराबरी की सतह पे नहीं मगर उनको जो है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी काबिलियत के मुताबिक दिया जाए। सर, इस डाटा को जो है मैं भी कलेक्ट करवा लूँगी क्योंकि ये बड़ा माइन्यूट, क्योंकि मैडम जो है नफीसा शाह साहिबा एक हमारी कमेटी को हेड कर रही हैं, शायद इन्होंने डाटा मंगाया हो।
मगर इस डाटा के ऊपर यकीनन हम भी तशवीश का इजहार करेंगे कि ख़वातीन को उनका राइट मिलना चाहिए, और इस डाटा को हम कोशिश करेंगे NCSW के ज़रिए कि तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंश्योर किया जाए कि इस डाटा को जो है वो इंश्योर करें कि ख़वातीन को उनका मुलाजमत में हक दिया जाए। और दूसरा जो आपने सवाल किया, यकीनन मिनिस्टर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैंने वैसे अपनी तरफ से हर तरह से तसल्ली की है कि ये जल्द ही अपॉइंटमेंट जो है ये अमल में आ जाएगी चेयरपर्सन की। थैंक यू वेरी मच। जरताज गुल साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब मेरा सर, अगर कानून को कोई भी पाकिस्तानी शहरी हाथ में लेगा तो कानून की गिरफ्त सख्त होगी। सर, नंबर 2 मामला ये है कि NCSW सब जुडिस मैटर्स को अपने मैंडेट में नहीं ले सकता, लिहाजा जहां खवातीन, मैं खुद एक कानून की तालबा हूं सर, जहां हम खवातीन अपने राइट्स की बात करते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज का भी जो है वो देखना चाहिए कि हमारे अपने फराइज बतौर पाकिस्तानी क्या होने चाहिए। क्या हमने तोड़फोड़ करनी है, जलाओ घराव करने हैं, क्या हमने बिल्स अपने फाड़ने हैं, क्या हमने अपने इदारों पे हमला करना है, क्या हमने एक दूसरे के दस्तों गिरबान होने हैं, क्या हमने एक दूसरे के लिए जी शुक्रिया जी। मेरा सवाल है जी ऑफ वुमेन, इसका काफी वसी मैंडेट है और इन्होंने बताया कि जेल के हवाले से अब आपको मौका मिला, आपने सवाल किया, जनाब ये सब चीज रिकॉर्ड पे आ गई है, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जी। चले, सही है, शुक्रिया शुक्रिया, तशरीफ रखें। ओके जी। इनको मेरा सवाल है जी बोले जी जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि इन्होंने बताया है कि कमीशन का काफ़ी वसी मैंडेट है और इसमें ये भी लोग विजिट करते हैं जेल को, सब जेल को, ताकि खवातीन के हवाले से उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। इसके बारे में मैंने मालूम करना था, क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई रिपोर्ट ऐसी होगी, है? अगर है तो वो काइंडली अगर शेयर की जाए तो हमें पता चलेगा कि क्या उनके इश्यूज हैं और किस तरह रिजॉल्व किए जा रहे हैं। ये मैं सवाल है कि क्या ये ऐसी कोई रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं जी, ऐसी कोई रिपोर्ट शेयर करें ताकि सबको पता चले। शुक्रिया। कैन आई स्पीक? जी थैंक यू सर। जी, आप इस सवाल को एड्रेस करें प्लीज। जी सर। सर, इशू ये है कि आपा ने पूछा, हमारी ऑनरेबल मेंबर ने, कि जेल के हवाले से सर इनका मैंडेट है खवातीन जेल्स को विजिट करना, वहाँ कैदियों को हर किस्म की सहूलियात जिसमें उनकी जो है कानूनी मावनत भी शामिल है और उनके वहाँ पे तमाम मसाइल को एड्रेस करना। ये डाटा जो है सर यकीनन है और इस NCSW ने फर्स्ट टाइम जो है जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है
2024-25 जो है इसी साल जो है शाया की है, उसमें सर तमाम डाटा मौजूद है, वो हाउस में टेबल होने वाला है, वो हमारी कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट में हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो सर उसमें तमाम डाटा है कि इन्होंने रिसर्च वर्क कितना किया है, इन्होंने ट्रेनिंग जो है सेशंस कितने किए हैं, इन्होंने विजिट्स कितने किए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने जो है तमाम चीज़ों को जो है अपने अंडर ऑब्जर्वेशन किया हुआ है और उनको हम असिस्ट कर रहे हैं NCSW के थ्रू। हमने वहाँ भी कमीशन जो है वो कायम किया है ताकि वहाँ की खवातीन भी जो है तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, ये देखें, सवाल भी पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए और जवाब भी पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। चेयर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 89। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के हवाले से है और हुकूमत ने बड़ी बहादुरी से इस बात का एतराफ़ किया है कि ग्लोबली वी आर प्लेस्ड एट 103rd नंबर इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2025। अब ये अफसोसनाक बात भी है, शर्मनाक बात भी है और तशवीश की बात भी है। सर इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीजा सवाल करें प्लीज, सवाल सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी तो सवाल समझ आएगा। हर वक्त और बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लीज सर ये बड़ा अहम सवाल है, मुझे आप 1 मिनट तो दे दें। सर बात यह है कि अगर हम अपने पेयर्स को देखें तो बांग्लादेश में इस वक्त वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। 40 ममालिक जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं। इंडिया को देख लें तो 57 ममालिक वीज़ा फ्री हैं। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री जवाब दे रही है, सर मिनिस्ट्री जवाब ये दे रही है द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मे हैव टू अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये हालत है पासपोर्ट्स की लेवल की, एंड ये सोच रहे हैं कि शायद हम कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएं। सर अभी मार्च के अंदर एक बड़ी तशवीशनाक बात हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने 52,000 पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया। वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर लिया क्योंकि ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं किया गया था। सर इस किस्म के इकदाम उठाएंगे तो क्या इसमें एक तो कॉन्फिडेंस लोगों का ख़राब हो जाएगा और वह खातिर खा बात भी नहीं होगी। सर आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, और जो ई पासपोर्ट्स की ये बात कर रहे हैं, ई पासपोर्ट्स अब तक कितने पासपोर्ट्स ई पासपोर्ट्स में जा चुके हैं? शुक्रिया। इस वक्त 1.5 मिलियन पासपोर्ट्स मौजूद हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक है। इस वक्त 8 लाख हो गए, बाकी कब पूरे होंगे? जी डॉक्टर फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर आगे भी ऑनरेबल मेंबर नाराज़ हो रही थी कि एक जवाब में उन्होंने कहा कि ये बड़ी को पॉलिटिकल स्पीच है, तो काइंडली अलाउ मी मैं सिर्फ 2 कमेंट करना चाहूँगा और उसके बाद मैं इसका टेक्निकल जवाब दूंगा। आप इसको सवाल जवाब दे रही है, फिर एक और बहस छिड़ जाएगी। इज्जत की बात हो रही है। सब्ज पासपोर्ट को इज्जत सर उस वक्त मिलेगी, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। पासपोर्ट खूबसूरत छापने से और उसको रंगीन बनाने से पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिलती। सबसे पहले अपना घर ठीक करना होगा। अगर हम सियासी बुनियाद के ऊपर अपनी अना के खोल में जकड़े हुए लिसानी बुनियादों में बटे रहेंगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती। और आखिरी बात यह कि अगर कुछ नाअकबद अंदेश दोस्त बैरून ममालिक में उनकी असम्बलीज में अपने मुल्क के खिलाफ करारदादें पास करवाएंगे तो आपके सब पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती। अपने घर के झगड़े बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो आपके पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिल सकती, और ये हम सब का एक मुश्तरका इशू है। बाकी जो सवाल पूछा है ऑनरेबल मेंबर ने, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस इंडेक्स की उन्होंने बात की है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि किस बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। और उसमें सबसे पहला जो इंडेक्स है 50% जो वर्थ रखता है या कैरी करता है वेटेज, वो है कि आपकी इंटरनेशनली वीज़ा फ्री एग्रीमेंट्स कितने ममालिक के साथ हैं। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे वीज़ा फ्री एग्रीमेंट्स हैं वो हैं 33 डेस्टिनेशंस। अगर आप जापान का देखें तो 197 कंट्रीज़, अगर आप बाकी ममालिक का देखें तो वो सब के 150-200 वीज़ा फ्री आपस में उनके एग्रीमेंट्स हैं। हमारे कम हैं, उस वजह से ये रैंकिंग नीचे है। उसके बाद टैक्सेशन है, फिर हमारा ग्लोबल परसेप्शन है, फिर सिटीजनशिप फ्रीडम है इंटरनेशनली, बाकी दीगर चीज़ें जो इसी से रिलेटेड हैं, हम उनको सर इम्प्रूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला
मिलकर हम सब ने इसको आगे लेके जाना है। और बाकी जो ई पासपोर्ट की और इसकी बात हुई है, ये 2023 में हमने सर ये सिस्टम शुरू किए हैं, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें हम एंगेज कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से ये जो है, तो खैर ये टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन अभी जो 9 मई को पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट की इज्जत थी, 10 मई 2025 को उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आज वो लोग जो पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते थे, अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के उनके मुंह चूम रहे हैं। आज एक नया पाकिस्तान बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने ये सफ़र जारी रखा इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ, वहदत के साथ, तो आपका ये पासपोर्ट इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में इज्जत कमाएगा। शुक्रिया। ये शर्मनाक लफ्ज़ को हम एक्सपेंस करते हैं डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आवर में ये फिर माहौल गर्म होता है, इसलिए जी शुक्रिया। जी समीना गुरकी साहब ऑन सप्लीमेंट्री। साहब मैं मिनिस्टर साहब की बात को आगे लेके जाती हूँ कि उन्होंने कहा हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। ये जो पासपोर्ट का इशू है और हमारा ये जो नंबर है कि हम इतने कम दिन में, और ग्रीन पासपोर्ट को इस तरह लोग देखते, साथ ही बिहेव उनका चेंज हो जाता है, तो हमारे लोग ये जो इस तरह के काम है जिसमें कि हमारे पासपोर्ट की भी मतलब हमारे एज ए पाकिस्तानी इंसल्ट होती है हम जब बाहर जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं पाकिस्तान में ऐसे मौके हमारे लोगों को फराहम किए जाते कि उनको जो ये अट्रैक्शन है कि वो बाहर जाके जॉब्स करें और वो गलत पासपोर्ट बनवाते हैं, फैसिलिटेट भी किया जाता है, तो इसकी क्या वजह है कि अपने घर को तो पहले सही करें? हमें हुकूमत इसमें क्या कर रही है? जी डॉक्टर फजल चौधरी साहब। सर ये भी बड़ा एक अलमिया है कि जो हमारे पासपोर्ट सिस्टम के अंदर इश्यूज रहे हैं, उसकी वजह से कुछ पासपोर्ट ऐसे लोगों को जारी हुए हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, और उसमें जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो बैठे हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान के पासपोर्ट वो इस्तेमाल करते हैं। हम उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और उसके लिए जो ई पासपोर्ट और दीगर जितने भी जदीद तरीन टेक्निक्स इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो अपनाई जा रही हैं। और हमारा नादरा का जो डेटाबेस है इस वक्त पूरी दुनिया में माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमारी इस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और हमसे लेने के ख्वाह हैं। तो इंशाल्लाह सर ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें मज़ीद हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान से बाहर का ताल्लुक है, तो मैं पहले पिछले सवाल में जवाब दे चुका हूँ कि हमारी तमाम एम्बेसीज़ को बड़ी ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फैसिलिटेट करें हमारे ओवरसीज़ को। अभी आप देखें जिस मैंने ओवरसीज़ कन्वेंशन की बात की उसमें हमने यहाँ पे उनके इश्यूज़ को हल करने के लिए एक अलग से कोर्ट्स का क्या अमल में लाए हैं। पंजाब में वो कोर्ट्स कायम हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में वो कोर्ट्स कायम हो चुकी हैं, सिंध में कायम होने जा रही हैं, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की सतह पे वो कोर्ट्स बन चुकी हैं। हम अभी उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे लेके आ रहे हैं। वो तमाम ओवरसीज़ के सिर्फ उनके इश्यूज़ को डील करेंगी जो हमेशा ये शिकायत रही कि कोई उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर रहा है, कोई उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहा है, लेन देन के मामलात हैं। और उसके अलावा जब वो यहाँ पे लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे उनके लिए फैसिलिटेशन डेस्क नए लगाए जा रहे हैं, ग्रीन चैनल का काम प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे आ रहा है। तो ये वो तमाम इकदाम हैं कि हम अपने ओवरसीज़ को बेइंतहा इंशाअल्लाह ताला फैसिलिटेशन दे रहे हैं। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 90। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। मैं जिस मेरा क्वेश्चन तो नहीं, मैं तारीफ़ करना चाहूँगी मिनिस्टर साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कि उन्होंने बताया कि बिजली का कौमी टैरिफ जो था वो 2024 में 53.04 था और ये अप्रैल में 2025 में 38.67 है। तो ये कम हुआ है, इसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। ये इनकी अनथक मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान एक अच्छी सिमत की तरफ गामजन है और अल्लाह करे कि ये रफ्तार तेज़ तर रहे। शुक्रिया जी। सरदार अवैस लगारी साहब। अवैस लगारी साहब सवाल किया है, आपने सुना? ताहिरा औरंगजेब साहबा ने सवाल किया है। क्वेश्चन नंबर 90 है ना सर? जी जी, उन्होंने सवाल सप्लीमेंट्री किया, आपने शायद नहीं सुना। आई अपोलोजाइज सर, मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं सुना सर। जी
ब्रीफली समझाइए। तायरा और मैंने आपकी तारीफ की है कि 2024 में बिजली का टैरिफ जो था वो 53.04 था और 2025 अप्रैल में ये टैरिफ 38.67 है। मैंने आपकी काविशों की, हुकूमत की काविशों की, प्राइम मिनिस्टर की काविशों की तारीफ की है। अल्लाह करे कि ये रफ्तार तेज तर रहे और जब तक हमारा टेन्योर खत्म हो इससे भी कम हो जाए, ताकि लोगों को पता चले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। थैंक यू जी। इससे ज्यादा कम होने को है अवैध जगारी साहब। सर सवाल तो नहीं था, मगर सर इससे बेहतर सवाल मैंने नहीं सुना आज तक सर। सही कह रहे हैं, मैंने भी नहीं सुना। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक और चीज की अगर आप इजाजत दें तो जी क्लैरिटी ले आऊं। जून 24 में जो विद टैक्सेस जो रेट्स थे जी विद जी टैक्सेस, उसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं तकरीबन 3 करोड़ 80-90 लाख के करीब। उनमें से 1 करोड़ और 80 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, और उन 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर्स की जो बिजली के रेट है वो जून 24 से लेके अभी तक, जो इस महीने मई का बिल आएगा उनको, अप्रैल के महीने का जो अब आना शुरू हो गया है, 56% की रिडक्शन है। आधे से ज्यादा बिजली की कीमत के अंदर। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें इस तरह जी। 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर्स के लिए 56% रिडक्शन इन रेट्स आए हैं जून 24 से लेके अभी तक। और जो बाकी हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल जिसके ऊपर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, उसके अंदर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 31% यानी 1/3 इंडस्ट्री के रेट्स की रिडक्शन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इन 8-9 महीने के अंदर की है, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो गई है। आपको मैं सिर्फ फैसलाबाद के रीजन की एक मिसाल दूं कि पिछले 2 महीने के अंदर तकरीबन 35% इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर इंक्रीज हुई है। और ये बेहतर पॉलिसी जो हमारी जो कैप्टिव पावर के प्लांट्स थे, जिनके हमने गैस के रेट्स को एडजस्ट किया, तो वो और बिजली के रेट्स को जब कम किया और जब 1/3 इंडस्ट्री की बिजली कम हुई तो नेशनल ग्रिड के ऊपर कंज्यूमर्स ने शिफ्ट किया। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हमारा एग्रीकल्चर के जो हमारे जो ज़राअत के कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि पहले सब्सिडी दी जाती थी पिछले सालों में, जब वो सब्सिडी ख़त्म हुई तो फ्यूल कॉस्ट की जो एडजस्टमेंट थी, जो आपके सस्ते फ्यूल का इम्पैक्ट लोअर एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के इम्पैक्ट के ऊपर पड़ना चाहिए था, वो पहले नहीं पड़ता था। उसकी भी इजाज़त प्राइम मिनिस्टर ने दी। और ये जो ओवरऑल इस वक्त 20% हमारे एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के जो रेट्स हैं, उसके अंदर भी 5वां हिस्सा बिजली की कीमतों के अंदर कमी आई है। तो हमने 1 साल के अंदर जो कुछ अचीव किया, IPPs के साथ 3,500 अरब रुपए के उनसे पैसे निकाले, उसको एडजस्ट इन कीमतों में किया। PDL की जो कीमतें थी वो PDL का बेनिफिट इनको दिया। तो मैं समझता हूँ अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो पाकिस्तान इस रीजन के अंदर सबसे कंपेटिटिव एनर्जी सप्लायर बनेगा अपने कंज्यूमर्स के लिए अगले साल 1.5 साल में। एक और चीज मैं आपको अर्ज करूं, एक और चीज मैं जनाब को अर्ज करता जाऊं, इस वक्त अगले 3 साल के लिए हमारे पास 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली अवेलेबल है। हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस कर ली हैं और ये हम 21 से 22 रुपए फी यूनिट यानी 7-7.5 सेंट्स पर यूनिट, ये हम जो खित्ते में सबसे सस्ती बिजली होगी इसके ऊपर इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारे अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की क़यादत के अंदर हमारी गुफ्तगू शुनीद इंशाल्लाह उनके साथ हो रही है। इसका कोई सब्सिडी इम्पैक्ट नहीं है, इसका प्योर हमारे पास सस्ती बिजली अवेलेबल है, लोगों को दे देनी है। ये भी हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने फ्रेमवर्क के अंदर इस चीज की इजाजत दें ताकि और भी हम लोगों को बेनिफिट्स ट्रांसलेट कर सकें। थैंक यू सर। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सैयद शैला रजा साहिबा, नॉट प्रेजेंट। जी शाहिदा रहमानी साहिबा का माइक खोलें, उनको भी मौका दें। उन्होंने नहीं बोला, आपने बोल लिया एक सवाल पे, उनको मौका दें ना, आपके कोलीग हैं, उनको मौका दें। सर जी बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। स्पीकर साहब, एक तो सबसे बड़ा कि इस टैरिफ से निचले तबके को कोई फायदा नहीं, दूसरा ये कि 200 यूनिट्स के हवाले से जो बात की वो 200 आप मिडिल तबका जो है वो तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर 201 हो जाता है तो वो बिल जो है डबल हो जाता है। सेकंड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है, इतनी शदीद गर्मी है और लोग जो है वो गर्मी के अंदर जो है, और बच्चों को इस वक्त एग्जाम हो रहे हैं मैट्रिक के, इंटर के, और वो इस गर्मी के अंदर 14-14, 16-16 घंटे लोड शेडिंग को भुगत रहे हैं। जी सरदार साहब का माइक खोले, सरदार अवैस लगारी साहब का माइक खोले। सर 200 यूनिट से ऊपर के जो कंज्यूमर्स हैं, 700 यूनिट तक और उसको बियॉन्ड, जो अक्सर हमारी मिडिल क्लासेस हैं, ये बात हकीकत है कि इन द पास्ट मिडिल क्लासेस क्रॉस सब्सिडाइज करती रह गई हैं सबसे गरीब जी तबके को। इंडस्ट्री भी क्रॉस सब्सिडाइज करती रह गई है। आज भी इंडस्ट्री के ऊपर गरीब तबके की बिजली सस्ती करने के लिए तकरीबन 74 अरब रुपए का इजाफी बोझ एग्जिस्ट करता है। जो पहले 250 अरब होता था उसको हमने रिड्यूस करके 74 बिलियन पे लेके आए हैं। तो ये क्रॉस सब्सिडीज एग्जिस्ट करती है मिडिल क्लासेस में। लेकिन जो ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया, हमने इन मिडिल क्लासेस के लिए भी तकरीबन आप देखें जो 200 से 300 यूनिट तक के हैं उनके लिए 20% बिजली की कीमत के अंदर कमी हुई है। जो 300 से 400 हैं उनके लिए तकरीबन 14% कमी हुई है। और जो ओवरऑल आपका जो जी वो डोमेस्टिक पूरा पोर्टफोलियो है रेजिडेंशियल का, उसका 20% की कमी हुई है। उन्होंने मुतवस्सित तबके का बता रहा हूँ, हौसला फरमाइए, बता रहा हूँ। नहीं, मैं गाड़ी देखें, पहले उन्होंने मुतवस्सित जो मिडिल क्लासेस है उनकी बात की, उनके रेट्स की, उसका मैंने समझाया। दूसरा, जो कराची इलेक्ट्रिक के एरिया के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, उसके मेरे पास इस वक्त, क्योंकि ये उससे रेलेवेंट सवाल ही नहीं है, तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन केई के अंदर भी, केई की जुरिस्डिक्शन के अंदर भी जो हाई लॉस फीडर्स हैं उनके ऊपर लोड शेडिंग हो रही है। जो हाई लॉस फीडर्स नहीं है उनके ऊपर लोड शेडिंग नहीं हो रही। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, इस तरह नहीं करें। मैं सर जो कराची इलेक्ट्रिक की अगर कोई औकात का मामला है, किस वक्त हो रही है नहीं हो रही, उसमें अगर एक फ्रेश क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं तफसील से आपको शुक्रिया, शुक्रिया जी। राना मोहम्मद हयात साहब ऑन सप्लीमेंट्री ब्रीफ सवाल कीजिएगा प्लीज, और मिनिस्टर साहब से भी है कि वो भी काइंडली प्लीज ब्रीफ जवाब दें। जनाबे जी स्पीकर, शुक्रिया। वजीर पानी बिजली ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है और शहबाज शरीफ हुकूमत ने लोगों को बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन सबसे कम रिलीफ दिया है तो वो किसान को दिया है। दूसरे लोगों को 30 और 50%। इंडिया में किसान को बिजली बिल्कुल फ्री दी जा रही है और इन्होंने बिजली 20% कम की है किसान के लिए, और फसलों का जो रेट है वो आपके सामने है। मेरी इनसे ये दरखास्त है कि खुसूसी शफकत करते हुए, पहले भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ के 18 वाले दौर में बिजली का जिमींदारों का रेट कम था, इसको कम से कम 10 से 15 रुपए यूनिट मजीद सस्ती करें ताकि किसान कुछ अपना खुशहाली की तरफ जाए और लोगों को फसलें पैदा करके दे। जी सरदार साहब, किसान को रिलीफ दें। जी, किसान को बहुत ज़रूरी है जी। मैं खुद किसान हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा पहले एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर सब्सिडीज होती थी।
तो तकरीबन 50-60 अरब रुपए सालाना होती थी पिछले साल तक। उन सब्सिडीज़ को हमने रैशनलाइजेशन के प्रोग्राम के ज़रिए और IMF की जो मजबूरी है उसके ज़रिए उन सब्सिडीज़ को ख़त्म किया। लेकिन एक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर के साथ जो ज़्यादती हो रही थी, वो जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती थी तो उसका एडवांटेज उसको सब्सिडी की वजह से एग्रीकल्चर कंज्यूमर को नहीं मिलता था। तो 2-2.5 रुपये फ़ी यूनिट वो भी अभी हमने देना शुरू कर दिया, 2.5 रुपये फ़ी यूनिट उससे कम हुई। और ओवरऑल किसान की जो बिजली है वो तकरीबन कोई 20% कम हुई है, जो कि और इंडस्ट्री से कम है। इंडस्ट्री की तकरीबन 31% कम हुई है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसान को जितना भी ट्रांसलेट कर सके बेहतरी आए उसमें। शुक्रिया। शाहरियार अफरीदी साहब ऑन सप्लीमेंट्री। है कि एक तो लोड शेडिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात ये कि के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो वोल्टेज कम कर देते हैं और बिल्स जो है खास करके मई, जून, जुलाई के महीने में बिल्स बहुत ज्यादा आते हैं। वो ये नहीं है कि मीटर पे चलते हैं, वो मीटर पे नहीं चलते, अपनी असेसमेंट लगाते हैं कि जी मई, जून, जुलाई गर्मी है, लोग एसी चलाते होंगे। हाँ जी जी, वसीम साहब ये सरदार साहब ये क्लब कर लेते हैं, ये दो शॉर्ट सवाल हैं बिकॉज क्वेश्चन आर अभी कंप्लीट होने को। जी थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा वजीर साहब से एक सवाल है कि पेमरा के जो रूल हैं, जहाँ जो फीडर के क्या जो लॉसेस रखता है, जितने फीडर अगर 80% लॉसेस भी हैं, जो जितनी मेरी मालूमात है, मिनिस्टर साहब मेरी बात की सवाल करें प्लीज, कि 80% अगर लॉसेस भी हैं तो पेमरा के रूल के मुताबिक उसकी लोड शेडिंग के शेड्यूल के मुताबिक अगर लोड शेडिंग होगी तो सबको कबूल होगा। लेकिन अगर पेमरा रूल के से हट के अगर 80% भी हाईएस्ट 80% अगर लॉसेस पे फीडर है, उसकी लोड शेडिंग भी 10 घंटे बनती है, लेकिन अगर 18 घंटे होगी तो ये मिनिस्टर साहब बेहतर तौर पे बता सकते। सरदार अवैस लगारी साहब जी तशरीफ रखें डिप्टी स्पीकर साहब, अगर नेपरा के रूल्स के मुताबिक अगर रेगुलेटर के दिए हुए स्टैंडर्ड्स और रूल्स के मुताबिक लोड शेडिंग नहीं हो रही और उससे ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। उसको मैं ज़रूर उसका एक एनालिसिस करके उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे रेगुलेटर के ज़रिए, और जी पूरे पाकिस्तान में। और दूसरा जो ऑनरेबल मेंबर ने केई की वोल्टेज की बात की, तो ये तमाम इश्यूज वो हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को एड्रेस करने होते हैं अपने कंज्यूमर्स के जी बेनिफिट के लिए। तो मैं उनसे भी बात करूंगा ताकि आइंदा जो लोगों को अगर कोई तकलीफ जिन एरियाज में आ रही है वो कम से कम हो जी। शुक्रिया जी स्पीकर साहब, मैं इंतहाई ब्रीफ रहूंगा। मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं जी, ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि जो चोरी है वो पकड़ना हमारे महकमे का काम है। कोई शक नहीं है, शायद हमारा महकमा बहुत सारी जगहों पे लोगों को हेल्प भी करता है जी चोरी करने के अंदर, उनके साथ वो लोग मिले भी हुए होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक FIR होती है बिजली चोर के खिलाफ, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स और अपने डिप्टी कमिश्नर्स और उनके ज़रिए उनको परसू करना होता है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा के कोर्ट के अंदर जाके साबित करना होता है। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर और रेट ऑफ द गवर्नमेंट है कई एरियाज में, जहां कमज़ोर है वहां चोरी ज़्यादा है, जहां वो बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, जहां ज़्यादा रूरल एरियाज हैं, जहां मॉनिटरिंग बेहतर हमारे महकमे से नहीं हो सक रही, जहां लोगों को कई नोगो एरियाज हैं वहाँ हम लोग भी मौसर नहीं है वहाँ। इसीलिए हमने तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को हेल्प के लिए अप्रोच किया था पिछले साल। 10 खतूत तमाम चीफ मिनिस्टर्स को मैं लिख चुका हुआ हूँ, और उन्होंने और हमने 10% अरेयर्स को रिकवर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs के लिए एक इंसेंटिव भी रखा। अगर 1 अरब रुपए की रिकवरी करवाओगे
तो 10 करोड़ इन अफसर्स को इंसेंटिव के तौर पे हम लोग पे करेंगे आउट ऑफ दैट रिकवरी। लेकिन बदकिस्मती से कोई हमें खास उसका रिस्पांस नहीं मिला। जो ट्राइबल एरिया के 65 बिलियन रुपीस की इन्होंने बात की, तो ये एक ऐसा मॉडल है जो हम क्वेटा इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर तमाम ट्यूबवेल्स के लिए इस्तेमाल कर चुके हुए। 27,000 ट्यूबवेल है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, उसमें से 14,000 ट्यूबवेल के मालिकान को 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल पैसे दिए जा चुके हैं और उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो हमारे तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए की सेविंग एक साल में हमारी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह इस सोलराइजेशन से। अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जिस तरह बलूचिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, उनके पास कोई प्लान है तो लेके आए, हमारा नुकसान भी कम होगा, इनके लिए आसानी होगी। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इनिशिएटिव। शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशंस। Malik Asad Sikandar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Irfan Ali Lighari has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Mozam Ali Khan Jatoi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Haji Rasul Baksh Chandio has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Hassan Sabir has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Abdul Ghafoor Wattu has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Aslam Gumman has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Dr. Mehreen Razak Bhutto has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Fazal Muhammad Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Usman Ali has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ilyas Chaudhry has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Sayyid Raza Ali Gilani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Changez Ahmad Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Nassal Azim has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ji, item number 3. Sharmila Farooqi Saiba. Not present. जी नंबर 2 पे है डॉक्टर सोबिया असलम सुमरो साहिबा। नंबर 2 जी डॉक्टर साहिबा पढ़े, कॉलिंग अटेंशन पढ़ें। जी सर, I wish to invite attention of the Minister of Planning and Development and special initiatives to matter of urgent public importance regarding non-inclusion of Hyderabad Sakhar motorway project in the PSDP for the fiscal year 2024-25, causing grave concern among its people. जी गुल असगर खान साहब, इसका आप एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को? एहसन इकबाल साहब तो नहीं है, आप देंगे? सर मुझको दे। टुबानी साहब का माइक खोलें। जी जो कल एक अटेंशन नोटिस रिसीव हुआ है उसमें PSDP 24-25 में ये स्कीम प्रिंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि अगर सारे लोग बोल लेंगे तो मैं चाहूँगा कि कंपाइल करके इसका कंप्रिहेंसिव जवाब दे दिया जाए। तो जैसे आप मुनासिब समझे, ये इस वक्त PSDP दे दे, पहले कंप्रिहेंसिव जवाब दे दें, फिर मेरा आपसे सवाल करेंगे एक। जनाब स्पीकर, ये 2024-25 में PSDP का हिस्सा थी विद मूड ऑफ PPP। बदकिस्मती से ये थ्रू ना हो सका। ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने 5 तरजीहाती मंसूबे डिसाइड किए हैं, जिनमें सरे फरिस्त ये मंसूबा है, सरे फरिस्त ये मंसूबा है। और इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने भी
अगले पीएसडीपी 2025-26 के लिए इसकी 10 अरब रुपए की डिमांड की हुई है, जो ऊपर नीचे तो हो सकती है, लेकिन ये पीएसडीपी का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। ये सिर्फ पीएसडीपी नहीं, ये फॉरेन फंडिंग और पीपीपी मूड, ये तीनों में रिफ्लेक्ट होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज तरजीह बनातों में ये बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये सिर्फ सक्खर हैदराबाद नहीं, ये सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी 1-2 स्पीच में भी ये अनाउंस किया, ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह और इसी साल शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी शर्मिला फारूकी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ये सवाल करें। नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रही हूं सर। सर मैं तकरीर नहीं कर रही, ये सिंध के लिए और ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम मंसूबा है। बात ये है कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे इज़ द ओनली मिसिंग लिंक बिटवीन कराची टू पेशावर। ये M6 इसको कहलाया जाता है सर। बात ये है कि इस वक्त बड़ी ज़्यादती की जा रही है और जो जवाब इस आया है वो बहुत ही जेनरिक सा जवाब है। इसमें ये मतलब आना जाना करना कराना कुछ भी नहीं सर। बात ये है कि NHA के 105 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सिंध को सिर्फ 6 दिए गए हैं, पंजाब को 33 दिए गए हैं। सिंध का जो क्वांटम है पूरे बजट में दैट्स 4.3%, जो पंजाब का क्वांटम है वो 38.65% है। सर पैसा इनके पास बहुत है। अब ये बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ना कि कोई अहम प्रोजेक्ट है, दिस इज द ओनली मिसिंग लिंक बिटवीन कराची एंड पेशावर। सर इसमें कनेक्टिविटी है, इसमें मार्केट एक्सेस है, मिलियंस ऑफ पीपल विल प्रॉस्पर इन दिस। लेकिन ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं आई डोंट वांट टू पिट इट अगेंस्ट सिंध वर्सेस पंजाब और पंजाब वर्सेस सिंध। वहां पर वो दूसरा एक प्रोजेक्ट साहिवाल वाला बना रहे हैं, उसके लिए पैसे हैं, वो 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। यहाँ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, आई अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है वजीर आला सिंध को, क्योंकि वजीर आला सिंध ने उनसे डिमांड की थी कि प्रोजेक्ट इंक्लूड करें। लेकिन सर अश्योरेंसेज नीड टू ट्रांसलेट इनटू एलोकेशन। We want to see this project in the PSDP। ये सिर्फ सिंध की डिमांड नहीं है सर, ये रीजनल कनेक्टिविटी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर हम जितनी बात करें कम है। और ये सर ये जवाब नहीं दे सकेंगे ना हम कि हमें इनकी अश्योरेंस चाहिए। द मिनिस्टर शुड कम ओवर हियर, ही शुड गिव अश्योरेंसेस। प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने अश्योरेंस को एलोकेशन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर, वरना ये सिंध के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सर। इट इज वेरी अनफेयर। शुक्रिया जी। सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई अहमियत का हामिल मनसूबा है। मुझे आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक है और अगर हम ये समझें कि ये पूरी अमाउंट के साथ PSDP का हिस्सा बने तो ये शायद मुमकिन ना हो सके, तो इसलिए इसे तरजीही बुनियाद पर मैडम टेकअप किया गया है और पाकिस्तान के जो 5 बड़े मनसूबे हैं उनमें से सबसे पहले ये बनने जा रहा है और इसके पीछे नो क्रॉस टॉक, उनको जवाब देने दीजिए जी। तो जनाब अली इसके पीछे एक लंबी दास्तान है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मोटरवे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बने हुए हैं। ये भी इंशाअल्लाह उन्हीं का इनिशिएटिव है, ये मुकम्मल होगा। इस पे फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व है और मैं हाउस को ये बताना चाहूँगा कि इसमें IDB इंटरेस्टेड है, इसमें आज़रबाईजान इंटरेस्टेड है, जिनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनके साथ ये मामला खुशसुरूबी से तय पाए जा रहे हैं। अगले बजट में ये PSDP का भी इसकी हैंडसम अमाउंट रखी जाएगी, ये PPP मूड में भी होगा और ये फॉरेन फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी, इसलिए ये स्पीडी मुकम्मल होगा। नहीं सर जनाब स्पीकर, नहीं ऐसे नहीं हो रहा ये कोई बात नहीं। आपका अब इस जी आप मुकम्मल करें जी। तशरीफ रखें जनाब स्पीकर, इसकी प्लानिंग और फंडिंग तो
प्लानिंग डिवीजन ने ही करनी है। एग्जीक्यूटिंग के लिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को जब प्लानिंग फंडिंग करेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए ये सवाल या ये अंदाज़ा जो आप लगा रहे हैं ये भेजा है। मैं आपको फ्लोर ऑफ द हाउस इंश्योर कर रहा हूं कि ये अगले साल में पीएचडीपी का हिस्सा भी होगा और इस पे से काम भी शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। गुल असगर खान साहब, आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन के, आप प्लीज़ हाउस को प्राइज करें ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इसमें आप बताएं कि ये इस वक्त क्या, वेयर डज इट स्टैंड, बताएं। जी चेयरमैन साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज, आप सुने। मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूं जी। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली इसके ऊपर हमारी मीटिंग हो गई है जी, और जो हमारी कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें हमने कुछ चीज़ें हम बताना नहीं चाह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर। फिर चेयरमैन साहब एजाज साहब वहाँ मौजूद थे, हमने इनको चैम्बर में जाके जो लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी दे दी हुई है, क्योंकि $2 बिलियन का फाइनेंशियल क्लोज है और इसके ऊपर हम बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। हमारी नेगोशिएशंस बिल्कुल एंड के ऊपर लगी हुई हैं जो हम इसके लिए लोन सिक्योर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एजाज साहब को अगर आप दें तो इनको हमने ऑलरेडी ये इसके ऊपर जी, ये कॉलिंग अटेंशन खत्म हो जाए फिर एजाज साहब को मौका देते हैं जी। डॉक्टर सोबिया असलम सुमो साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया सर। हमारा जो कॉलिंग अटेंशन है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री से था, लेकिन हमें यहाँ पे जवाबात जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ से मिल रहे हैं। नहीं, वो आपको एडिशनल मिला है, जवाब तो वही दे रहे हैं ना आप। प्लीज सर, मैं अपना सवाल पूछे। सर ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। और सर मेरा जो अभी जवाब दे रहे हैं उनसे ये सवाल है, अभी उन्होंने बात की थी नवाज शरीफ साहब का उन्होंने नाम लिया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि ये मोटरवे बन जाए तो मैं फजर की नमाज इस्लामाबाद में पढ़ूं और असर की नमाज जाके मैं कराची में पढ़ूं। तो वो कब उनका वो होगा? और मेरा सवाल ये है कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपीपी पे स्टार्ट हो रहे हैं और जो सिंध के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब में पीपीपी के अंडर हो रहे हैं? जी शुक्रिया। सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो तरजीही बुनियादों पर टेकअप किए जाने वाले मनसूबा जात हैं वो हैं 5, जिसमें सरफहरिस्त सखर हैदराबाद मोटरवे है M6, दूसरा KKH है, रीअलाइनमेंट है, तीसरा लाहौर साहिवाल बहावल नगर, चौथा है सर M8 जो अवारान का मिसिंग पोर्शन है, और पांचवा है N25 कराची टू कोयटा। पंजाब का सिर्फ एक रोड है सर, बाकी कराची से या सिंध और बलूचिस्तान से फॉल करते हैं। इसलिए ये कहना कि पंजाब का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब को ये आप 5 मनसूबों में से एक मनसूबा जिसमें सिर्फ 18 किलोमीटर टेकअप किया गया है, बाकी सारे मनसूबा जा जो है वो बाकी सूबों में लग रहे हैं। जी शुक्रिया। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। ये खत्म हो जाए फॉरेन मिनिस्टर साहब, फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पंजाब भी आबाद होना चाहिए, पंजाब में भी बनने चाहिए। हमारा कोई पंजाब से कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि क्यों पंजाब में हो, लेकिन ये कहें कि पंजाब में अब कुछ रहा नहीं करने को, तो ये 18 किलोमीटर ही आपको लेना पड़ा। दुनिया में कोई एक मोटरवे मुझे बता दें जो अपनी पोर्ट से कनेक्ट ना हो। ये अनोखी मोटरवे हमने बनाई है क्योंकि ये बुग़्ज़ सिंध में किसी ना किसी तरीके से, अब पोर्ट गलती से सिंध में तो इनका बस और चला नहीं, ये वाला काम। मेरी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट है कि जब तक कराची सक्कर मोटरवे का पैसा पूरा ना रखे इस बजट में कोई वोट ना दें हम। ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मैसेज आना चाहिए कि हम आपको बजट पे कभी भी वोट नहीं देंगे अगर आप पूरा पैसा इसका नहीं रखते। क्योंकि सर देखें, ये एक ऐसा बर्निंग इशू है, एक दफा इनको बोले जाके तो देखें ना, ये यहां से तो बाहर चले जाते हैं। एक दफा इस पे सफर करके देखें, और अगर इकोनॉमी में, ये फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, आपकी इकोनॉमी में कितना, ओके चले अच्छी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर बात कर।
जी ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए सुबानी साहब, उसके बाद आपको मौका दें। जनाब नहीं, इस तरह नहीं होता है ना कि कॉलिंग अटेंशन खत्म हो उसके बाद मिनिस्टर साहब को मौका देते हैं। एजाज साहब आपको मौका देते हैं। जनाब स्पीकर, शुक्रिया शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये मैं उनकी इस तशनगी को समझता हूँ। ये जज्बाती बात है कि बजट में बाकी वोट ना दिया जाए जब तक इसमें। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये देखिए फुल पैसे वाली शर्त आप ना लगाएं, ये से टेकअप करने दें। हमें समझ है इस बात की कि ये सखर हैदराबाद कराची मोटरवे बनना चाहिए, ये तरजीही बुनियाद पर बनना चाहिए और हमारी तरजीहात में ये शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, तो आस्क वन क्वेश्चन। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं भी अपने कॉलीग्स को इंडोर्स करते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि पोर्ट जो है वो 60% पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेसिस है और अनफॉर्चुनेटली पोर्ट ट्रैफिक इवन इन द सिटी इज़ अनकनेक्टेड। तो मेरा अगेन वेरी स्पेसिफिकली मुझे नाम लेकर फ्रॉम M1 टू M14, 15 व्हाटएवर, मुझे ये बताएं कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 राइट डाउन जितने भी मोटरवेज अब तक इस मुल्क में बने हैं उनके रूट्स बताएं, उनका कॉस्ट बताएं, उनके लोकेशंस बताएं अब तक। और उसमें ये भी बताएं कि जो पोर्ट से हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक निकलती है, आपको इनको पता है कि वो शहर से, कराची के शहर से जाकर हाईवे पर बनती है। डू दे हैव एनी प्लान कि उस ट्रैफिक को खुदा के वास्ते डाइवर्ट करके आप हाईवे तक लेके आएँ? बट आई वांट टू नो वेरी स्पेसिफिकली फ्रॉम M1 टू M14 हाउ मेनी मोटरवेज आर देयर ऑपरेशनल और उनमें से कितने सिंध में हैं, कितने पंजाब में हैं, कितने KP में हैं, कितने बलोचिस्तान में हैं? जी शुक्रिया। सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, ये फिगर्स की बात है, कितने किलोमीटर है और कौन कौन सा है। मैं ये अर्ज कराऊंगा कि ये फ्रेश क्वेश्चन डाल दें या ये टाइम दें, मैं इनके दफ्तर सारी डिटेल पहुंचा दूंगा। मगर इस वक्त जो स्पेसिफिक कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको फोकस करते हुए मैं अपनी बहन नफीसा शाह साहब को ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त कंसर्न ये है कि M6 को सखर हैदराबाद को इस PSDP का हिस्सा बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, PSDP में भी इसकी फंडिंग होगी, इसे PPP के लिए भी ओपन किया जाएगा और इसे फॉरेन फंडिंग के लिए, जिसमें आज़रबाईजान और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसका PC1 बन रहा है, जो उनका वफद मेरा ख्याल है जुलाई अगस्त में आके इसे मैच्योर करेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि बहन ये स्पीडी काम हो रहा है और प्रायोरिटी पे हो रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द मुकम्मल होगा। नहीं, ये भी बताएं ना आप सुबानी साहब कि जो पोर्ट का कराची शहर से ट्रैफिक निकलता है उसका कोई प्लान है आपके पास? देखिए जनाब स्पीकर, सक्कर हैदराबाद कराची ये मुकम्मल होगा मोटरवे, ये मोटरवे मुकम्मल होगा और बाकी जो पोर्ट का इशू है वो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट का इंटरनल इशू है, इस पे वो अपना इंटरेस्ट शो करे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। असद आलम न्याजी साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। सर मैं कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती, आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा। ये सवाल करें मैं सर, मैं सवाल करता हूं लेकिन मुझे थोड़ा सा बोलने का दें। सर इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू है 60% कराची से जनरेट होता है और दूसरी बात यह है कि सर वाई टोटल 9 है अभी तक, YM6 हमारे साथ सिंध के साथ ये डिस्पैरिटी है कि पिछले 20 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये बनेगी, ये नवाज शरीफ साहब के वक्त में वो कह रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि इसकी एलोकेशन हुई है, ये टाइमलाइन क्या है और फॉरेन फंडिंग जो होती है उसमें कितना राइट दिया गया है टू द सिंध। और दूसरी बात यह सर कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करके आए थे अजरबैजान से और उन्होंने वापसी पे स्पीच में ये बात कही कि ये सखर और कराची मोटरवे जो है दे आर इंटरेस्टेड।
सर अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो बताया जाए हमें